देखिए बच्चों, अभी की क्लास में हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। दो टॉपिक कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड सेकेंड वन बर्नौलीज थ्योरम। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग अभी क्या करते हैं कि बेसिक थ्योरी जो इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं ताकि याद आ जाए। इसमें क्या है, एक टर्म कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है। दैट मीन्स इसी को हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। इसी का दूसरा नाम कहलाता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मीन्स एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम मूव किया। ये सबको लिखेंगे भी, ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए छोटा ही कम लिखेंगे, एक बार लिख लोगे तो शॉर्ट रिवीजन के काम में आ जाएगा। इसी का नाम रेट ऑफ फ्लो। अब ये इसका मीनिंग क्या है कि सपोज एक ट्यूब है जिससे कोई लिक्विड अंदर आया वेलोसिटी v1 से एरिया a1 क्रॉस करके, तो सेम लिक्विड यहां से बाहर भी जाएगा दूसरे वेलोसिटी से, बट एरिया इज डिफरेंट। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहेगा कि एक सेकेंड में जो वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम एक सेकेंड में बाहर आया। तो अंदर आने वाले वॉल्यूम का फॉर्मूला एक सेकेंड के लिए एरिया इनटू वेलोसिटी है a1 v1, और वही निकलने वाले के लिए फॉर्मूला भी है एरिया इनटू वेलोसिटी, बट एरिया अलग है तो नया एरिया लिखेंगे। और इसका नाम कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, जो ये बताएगा कि एक सेकंड में जो भी वॉल्यूम कंटेनर के अंदर गया या ट्यूब के इनसाइड गया उतना ही वॉल्यूम एक सेकंड में ट्यूब के बाहर या कंटेनर के बाहर निकलेगा। कंडीशन बस एक कि इनसाइड में जो लिक्विड होना चाहिए वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, खाली जगह नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये डेंसिटी अलग आएगा तो भी फॉर्मूला सेम डेंसिटी आए डिफरेंट डेंसिटी आए फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखो, ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अनदर वन इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। तो देखो, बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि कोई भी लिक्विड, जैसे यहां से ये लिक्विड यहां से ऐसे गया तो हम लोग कहेंगे फ्लूइड का पार्टिकल मूव किया डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो आप कहीं भी दो अलग अलग पॉइंट्स बना लो, जैसे इस पॉइंट का नाम 1 बना लेते हैं, यहाँ का नाम 2 बना लेते हैं। 2 पॉइंट्स वी हैव सेलेक्टेड। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि फ्लूइड का टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। फ्लूइड मीन्स ईच एंड एवरी फ्लूइड पार्टिकल का। बोले तो यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल है जो मूव करते हुए 2 तक गया, 1 से 2 तक। तो इस फ्लूइड पार्टिकल का टोटल एनर्जी पॉइंट 1 पे, यहाँ पे पॉइंट 2 पे, हर पॉइंट पे उस फ्लूइड पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी है दैट एनर्जी इज अ कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन फ्लूइड के केस में हम लोग डेंसिटी का टर्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मास। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी के जगह थोड़ा सा टर्म डिफर कर देंगे, बदल देंगे। वी विल से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है। और इसी का नाम कहते हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम। और देखो, एनर्जी में इन्वॉल्व होता है एक प्रेशर एनर्जी जिसका फॉर्मूला था प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा ओनली प्रेशर। दैट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज P।
उसी तरह से एक टर्म आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला mgh। तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी gh, that is gravitational potential energy per unit volume। and the last one kinetic energy, half mv square, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मास पर वॉल्यूम डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम कहलाता है बर्नौलीज थ्योरम। और ये थ्योरम हमेशा वैलिड है, सिर्फ एक एक्सेप्शन, वो ये कि याद कीजिए न्यूटन्स लॉ कब इनवैलिड होता था? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब किसी गाड़ी में डाल दिया ऑब्जेक्ट को और गाड़ी का एक्सेलरेशन है, तब वो वैलिड नहीं होता था। तो उसको वैलिड बनाने के लिए हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाते थे। यहां भी वही कहानी है, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में स्यूडो फोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को, एक बॉक्स को, इसको एक गाड़ी में डाल के एक्सेलरेशन से आगे ले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे देंगे, ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बिकॉज इसके डेरिवेशन में वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये फॉर्मूला इनवैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, और वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं। एक केस मिलता है नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चंस में, क्या मिलता है कि अगर हम लोग इसको एक बॉक्स में डाल दिए लिफ्ट में, और लिफ्ट को ऊपर ले गए एक्सेलरेशन के साथ, ये सब मिलता है। तो थोड़ा सा याद कीजिए, अगर हम लोग लिफ्ट वाला केस लेते थे, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो कहाँ लगता था? नीचे, mg भी नीचे। तो लिफ्ट वाले केस में हम लोग g के जगह हम लोग g डैश यूज करते थे, और g डैश का वैल्यू होता है g प्लस ए नॉट। कब? जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो स्यूडो भी नीचे, मतलब ए नॉट वाला टर्म भी नीचे आएगा, mg भी नीचे। तो लिफ्ट ऊपर गया तो g के जगह g डैश और g प्लस ए नॉट। वही लिफ्ट नीचे गया तो g डैश का वैल्यू g माइनस ए नॉट, जब एक्सेलरेशन नीचे है तब, ठीक है। तो लिफ्ट वाले केस में करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, ये जो g है उसको g डैश बना देना है, और प्रेशर का वैल्यू लिखने में भी अगर g वाला टर्म आएगा तो उसके g के जगह g डैश बना देंगे। इतना ही पे बस ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दो फंडे हैं जिसपे अप्लाई करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन पार्ट में एक दो पॉइंट को और ध्यान में रखना है, वो ये कि जब लिक्विड रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है और लिक्विड का हाइट h है, तो ए पॉइंट का प्रेशर का फॉर्मूला P0 प्लस रो जी एच सही होगा। लेकिन लिक्विड का हाइट h, सेम पॉइंट A, यहां होल बनाया गया है, तो लिक्विड का कोई वेलोसिटी है पॉइंट A, तो प्रेशर एट A का वैल्यू, इसका नाम B बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो प्रेशर एट B, प्रेशर एट A से छोटा होगा। मतलब जो प्रेशर का फॉर्मूला लिखते थे P0 प्लस डेंसिटी GH, ये तभी वैलिड होता था जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी 0, तब ये फॉर्मूला वैलिड। लेकिन अगर उस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं है तो टोटल एनर्जी का हिस्सा प्रेशर के अलावा कुछ काइनेटिक एनर्जी भी लेके जाएगा, तो प्रेशर का एनर्जी का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उस पॉइंट का प्रेशर P0 प्लस रो जी एच से छोटा कम कहलाएगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, थोड़ा यूज करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और हम लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए बस दो चीज, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी ध्यान देना है और बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट,
एक पॉइंट, जैसे यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है तो देखो एक पॉइंट हम लोग चुनेंगे टॉप पे, बिकॉज यहाँ का प्रेशर पता है, बिकॉज वेलोसिटी निकालना है तो प्रेशर पता होना चाहिए। एक पॉइंट टॉप पे जिसका प्रेशर पी नॉट, और जस्ट एक पॉइंट बाहर पे उस पॉइंट का प्रेशर वीपी नॉट, और 2 पॉइंट पे ये इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल पहले देख लेते हैं। देखो अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ऑरिफिस या फिर पिन होल, इसका मीनिंग क्या होता है? जो होल किया गया है उसका एरिया बहुत छोटा, एरिया ऑफ होल इज वेरी वेरी लेस देन, जो ऊपर का एरिया होगा ना, टॉप का एरिया, इसका एरिया के कंपैरिजन में। इससे क्या होता है, जो बड़ा एरिया है, जैसे यहाँ बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया वाले पार्ट का जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी लगभग 0। मतलब एक बड़ा सा टैंक है पानी भरा हुआ छत पे, ठीक है, अब उस पे क्या करो, एक छोटा सा होल बना दो और एकदम छोटा सा पानी के धार निकल गया, एकदम पतला सा होल, पिन साइज का पिन लगा दो। तो वैसे सिचुएशन में टॉप का जो लेवल है वो लगभग सेम रहता है, उसका हाइट बदलता नहीं है। तो इतना ही एक फंडा है। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस पहले एक दो देख लेते हैं ताकि ध्यान में आ जाए। दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चन जो हमेशा आपको मिलेगा। जैसे एक लिक्विड जिसका डेंसिटी है, लिक्विड का हाइट h दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना दिए, पिन होल या ऑरिफिस। तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, पिन होल डालेंगे तो हाइट h है तो फॉर्मूला √2gh। ठीक है ना, वन मोर थिंग, अगर हम लोग एक लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड का हाइट h और बीच में किसी पॉइंट पे होल बनाते हैं, तो लिक्विड का पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल में इस डिस्टेंस का नाम रेंज। तो बस ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे कि रेंज का वैल्यू मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू h। रेंज का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू h इफ ऊपर वाला हाइट y(h/2) और ये नीचे वाला हाइट भी h/2, y इक्वल टू h/2 हुआ तभी रेंज का वैल्यू मैक्सिमम। तो आई थिंक बेसिक्स हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। बताइए बेसिक्स में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं सर। चलो ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। सर और इसके पहले वाला डीपीपी सब? वन बाय वन, पहले इसको देखिए उसके बाद सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौलीज थ्योरम पे आई थिंक बोर्ड में जो लिखा वो तो याद ही होगा आप लोगों को, हटा दे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक टर्म यूज किया गया है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो पहले हम लोग ये स्ट्रीम लाइन क्या होता है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो स्ट्रीम लाइन का मीनिंग क्या है वो समझो। सपोज एक ट्यूब है, ऐसा एक ट्यूब, ठीक है,
इस ट्यूब के अनसाइड से लिक्विड फ्लो कर रहा, एकदम सिस्टमैटिक वे में ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिससे हम लोग स्ट्रीमलाइन क्या होता है वो समझ में आएगा। सेम ट्यूब, ठीक है, इसमें भी लिक्विड फ्लो करेगा, लेकिन इस बीच में क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा होल बनाते हैं और वहां से हम लोग क्या करते हैं, टैप वाटर को ऑन कर देते हैं। तो यहां से पानी नीचे भी आएगा और लिक्विड इधर भी जाएगा। तो मुझे बस ये बताओ, क्या ये लिक्विड सिस्टमैटिक वे में फ्लो करेगा या पहले वाला लिक्विड सिस्टमैटिक वे में फ्लो करेगा? सर सर पहले पहले वाला लिक्विड। पहले वाला लिक्विड। ये वाले में सिस्टमैटिक है, इस वाले में अनसिस्टमैटिक। ऑब्वियसली बिकॉज पानी आएगा तो इधर उधर सब फैल जाएगा ना, अनसिस्टमाइज हो जाएगा। तो स्ट्रीमलाइन वर्ड यूज करते हैं हम लोग अगर लिक्विड का फ्लो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक फ्लो है, तो सिस्टमैटिक फ्लो बताने के लिए टर्म यूज होता है स्ट्रीमलाइन। सिंपल, स्ट्रीमलाइन मीन्स सिस्टमैटिक फ्लो, नॉट स्ट्रीमलाइन मीन्स अनसिस्टमैटिक फ्लो। लेकिन फिजिक्स वाले क्या करते हैं, सबका एक डेफिनेशन बोलना होगा, काम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और तो डेफिनेशन क्या कहता है, देखो सिस्टमैटिक का मतलब, अब बताओ यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका एक वेलोसिटी v1 होगा, ये पार्टिकल जब यहाँ गया तो इसका एक वेलोसिटी v2 होगा, बदल जाएगा ना। इस पॉइंट पे गया तो वेलोसिटी v3 होगा। बदल सकता है कि नहीं सबका वेलोसिटी? बदल सकता है। अब जगह से ये बताओ कि जो लिक्विड पार्टिकल यहाँ आया फिर v2 में जाएगा, फिर 3 पॉइंट्स पे जाएगा, तो हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी। तो क्या यही वाला पार्टिकल हमेशा यहाँ रहेगा कि ये पार्टिकल बदलेगा? बदलेगा। तो जब पीछे वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, पीछे वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो फिर उस पार्टिकल का नया वेलोसिटी v1। पीछे वाला पार्टिकल जब v2 पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी v2। फिर से पीछे वाला जब यहाँ पहुंचा तो उसका वेलोसिटी भी v3। मतलब एक पॉइंट फिक्स है, पॉइंट फिक्स है। इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आया उसका वेलोसिटी फिक्स, इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आया उसका वेलोसिटी फिक्स, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी। यस। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बोलेंगे कि स्पेस में ट्यूब के अंदर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग स्पेस में ट्यूब के अंदर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से ट्यूब में स्पेस में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पॉइंट पे जो भी लिक्विड पार्टिकल आया, जो भी लिक्विड पार्टिकल आया, हर लिक्विड पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहा। हर फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर उस पॉइंट पे कांस्टेंट रहा। ठीक है, अगर वैसा हुआ तो लिक्विड का जो पाथ होगा उस पाथ का नाम स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या होगा? लिक्विड जिस रास्ते से गया, एक पाथ फॉलो किया, उस पाथ का नाम स्ट्रीमलाइन। ठीक है, चलो तो इसका डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं हम लोग। देखिए डेफिनेशन क्या है, देखो streamline. Definition says if all fluid particles that crosses through a point have same velocity vector, then path followed by
followed by each fluid particle, path followed by each fluid particle is called streamline. तो जो सिस्टमैटिक पाथ है, फिर से जो सिस्टमैटिक पाथ है, उस सिस्टमैटिक पाथ का नाम स्ट्रीम लाइन पाथ या स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। और सिस्टमैटिक पाथ को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल किसी एक पॉइंट पे आएगा तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, then the path is called streamline. पहले डेफिनेशन लिखो, पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पहले डेफिनेशन लिखिए। लिख ले डेफिनेशन। चलो एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। इस पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम 2 है। एक नाम बता दिया 2। अब इस 2 वाले पॉइंट पे ये लिक्विड का पार्टिकल था, उस वेलोसिटी का एक डायरेक्शन था, उस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन था और वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड था, ठीक। थोड़े टाइम के बाद पीछे वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तो 2 पे जब दूसरा पार्टिकल पहुंचा तो उसका भी वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है जो पहले वाले का था, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही है जो पहले वाले का था। मतलब 2 वाले पॉइंट तो हवा में है, ट्यूब के अंदर, तो जितना भी पार्टिकल वही है कि बदल गया? बदल गया। तो जो भी पार्टिकल 2 पे आया, हर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहा। तो मतलब यहाँ पे सेम है तो यहाँ भी सब जगह सेम। तो एक पार्टिकल अगर एक पाथ को फॉलो किया था तो उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उसी रास्ता को फॉलो करेगा और पीछे वाला भी सेम। तो यहाँ पे मान लो 10 पार्टिकल है और 10 पार्टिकल अलग अलग रास्ता किया, तो उसके पीछे वाला 10 पार्टिकल भी सेम रास्ते को फॉलो किया, उसके पीछे वाला 10 भी सेम रास्ते को फॉलो किया। तो बोलेंगे हर पार्टिकल का पाथ सिस्टमैटिक है, तो इसी का नाम कहलाएगा स्ट्रीम लाइन पाथ। तो स्ट्रीम लाइन पाथ का मतलब या स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब एक पार्टिकल का पाथ, एक लाइन का नाम स्ट्रीम लाइन। अब बताओ एक ट्यूब में एक ही स्ट्रीम लाइन होगा या बहुत सारे ऐसे लाइंस होंगे? बहुत सारे होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस है उनका नाम कहलाता है ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो। तो ट्यूब ऑफ फ्लो क्या कहलाएगा? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइन। चलो एक और छोटा सा बात बताओ, सिस्टमैटिक पाथ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या 2 स्ट्रीम लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगे? No, sir. बिल्कुल नहीं। No, sir. तो बिल्कुल ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। 2 स्ट्रीम लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। अब पूछा जाएगा क्यों? तो पहला तो ये बोलोगे सिस्टमैटिक पाथ नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये भी बोल सकते हो अगर 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिए तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी का एक डायरेक्शन मिलेगा या 2 डायरेक्शन? 2 वेक्टर। 2 मिलेगा। तो स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन क्या था? एक पॉइंट पे जब भी कोई फ्लूइड पार्टिकल पहुंचेगा उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ तो 2 डायरेक्शन मिलेगा, तो फ्लूइड यहाँ के कंफ्यूज नहीं जाएगा कि ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है।
और कंफ्यूज उसको क्रिएट नहीं करना है। और कंफ्यूज हो गया तो कभी ऊपर कभी नीचे तो स्ट्रीमलाइन तो नहीं कहलाएगा। Yes, sir. फंडा क्लियर स्ट्रीमलाइन का? Yes, sir. चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक सबको स्ट्रीमलाइन समझ में आ गया। अब बताओ पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और उसके बाद आंसर। अच्छा आंसर से पहले वन मोर थिंग कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं जितना भी क्वेश्चंस देखे हैं इन सब में हम लोग एक कॉमन चीज ध्यान दिए हैं, वो ये कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड पार्टिकल भले बर्नौलीज थ्योरम में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, बॉयंसी में जो भी फ्लूइड ले गए हैं, इन सभी फ्लूइड का एक ही नाम है एंड दैट नेम इज आइडियल फ्लूइड। बताओ आइडियल चीजें कहीं मिलती हैं क्या? नहीं, इमेजिनरी No, होगा। sir. ना मिलती है, सिर्फ किताबों में। Yes, sir. ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड का मीनिंग क्या हुआ? कौन से फ्लूइड का नाम आइडियल कहेंगे? विच इज नॉन कंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं होगा, तो कंप्रेस हो जाएगा तो डेंसिटी बदल जाएगा ना, मतलब वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। तो अभी तक याद करो फ्लूइड में जितना भी पढ़े हैं उसमें डेंसिटी हम लोग नहीं बदले हैं। नॉन कंप्रेसिबल मतलब कांस्टेंट डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को बदलना नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट डेंसिटी तो नहीं बदलेंगे और साथ में हम लोग एक और ध्यान देंगे, इट इज नॉन विस्कस। मतलब विस्कस फोर्स याद है, फ्रिक्शनल फोर्स लेयर्स ऑफ लिक्विड। नॉन विस्कस है मतलब लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। थर्ड वन, कई बार देखो नदी वदी में जाते, कभी आसपास से कभी गुजरे होंगे, तो कई बार देखोगे पानी ऐसे जा रहा है, बीच में छोटा छोटा गोल गोल बनता है। बंगाली में इसको घुगनी कहते हैं, GHURNI, सुने तो होगे ना। चक्रवात Yes. बहुत बड़ा हो जाता है, चक्रवात नहीं, छोटा सा। ठीक है, तो वो छोटा सा तो ही बनता है, तो कहते हैं लिक्विड सीधे जाने की जगह रोटेट करने लग गया, घूमने लग गया, मतलब रोटेट करने लग गया, तो रोटेशनल फ्लो आ गया। तो यहां कहेंगे रोटेशनल फ्लो नहीं होना चाहिए, नॉन रोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो फ्लूइड के लिए सारी कहानी वैलिड किसके लिए है? ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड, जिसके ये सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन? सर रियल फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम नहीं लगा सकते? बेटा फिर से बोलो। सर रियल फ्लूइड पे बर्नौली थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? रियल फ्लूइड में बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगेगा, बिकॉज अगर फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व है, विस्कस फोर्स इन्वॉल्व है, तो वर्क डन बाय विस्कस फोर्स भी लेना पड़ेगा, जो हम लोग लिए नहीं थे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान से पढ़ो, मुझे बताएं आंसर। सर अगर क्वेश्चन नंबर 1 में ही सर यहाँ पे तो विस्कोसिटी मेंशन किया है और आप बोले कि आइडियल। चलो क्वेश्चन क्या था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विद द फ्लूइड फ्लो इन द पाइप विल बी मोस्ट स्ट्रीमलाइन? The liquid of high viscosity and high density flowing through a pipe and small radius. तो बताओ विस्कोसिटी लेना है कि नहीं लेना है? विस्कोसिटी तो नहीं लेना है, तो क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी हाई होगा या लो होगा? लो होना चाहिए। Sir, low. विस्कोसिटी लो Low. होगा, पक्का? चलो। Yes, sir. और रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। Sir, बड़ा होगा। क्यों? क्यों बड़ा हो? सर वेलोसिटी सेम रखने के लिए। वेलोसिटी सेम रखने के लिए, अगर ट्यूब बड़ा है तब ना, नहीं तो कंप्रेस्ड हो जाएगा तो शायद इरेगुलर फ्लो बन जाएगा। तो सही Yes. आंसर क्या होना चाहिए था? लास्ट वाला। Sir, D. सर Sir, सी में भी तो लार्ज रेडियस है। ठीक है, sir तो low विस्कोसिटी density शुड बी लो, ला- सी और डी दोनों में है।
सर तो डेंसिटी कैसे density अफेक्ट करेगा? ठीक है, और डेंसिटी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए बताओ? सर हाई। क्यों? हाँ, हाई डेंसिटी से क्या फायदा है या क्या नुकसान है, ये बताइए। सर नुकसान अगर ये है कि सर लार्ज प्रेशर अमाउंट कैरी बढ़ाते कर हैं सके। तो डेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, कंप्रेस हो जाएगा लिक्विड। अगर डेंसिटी पहले से हाई है तो उसके डेंसिटी को बढ़ाना या वॉल्यूम को कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर या फोर्स की जरूरत पड़ती है, और हम लोग जनरली उतना फोर्स या प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर पहले से हाई डेंसिटी है तो वो डेंसिटी फिर नहीं बदलेगा, तो आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी फॉलो होगा। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? हाई डेंसिटी। डेंसिटी को बदलना क्यों है? ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बदल सकता है, तो किसमें नहीं बदलेगा? अगर पहले से ही बड़ा होगा तब पहले से नहीं ही बड़ा होगा तो। बिल्कुल सही। चलो अब नंबर 2 तो ये मुझे समझ नहीं आया। याद कर लो। आइडियल फ्लूइड कब कब कंडीशन, आइडियल फ्लूइड कब रहेगा? जब विस्कोसिटी लो रहेगा तब, और डेंसिटी हाई रहेगा तो प्रेशर बढ़ाने पे भी डेंसिटी नहीं बदलेगा, और डेंसिटी नहीं बदलेगा तो ये आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। तो आइडियल फ्लूइड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, बस वही पूछा आपसे इनडायरेक्टली। सर रेडियस का क्या करें? रेडियस अगर बड़ा है तो वाटर का फ्लो सिस्टमैटिक ही रहेगा, कंप्रेस्ड ज्यादा नहीं रहेगा। नंबर 2, सर स्ट्रीम मोशन में हर एक पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहता है। नहीं बेटा, एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। जो फ्लूइड पार्टिकल उस पॉइंट पे आया उसका वेलोसिटी कांस्टेंट, पार्टिकल जगह बदलेगा तो उसका वेलोसिटी भी बदलेगा। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा। चलो 2 नंबर। सर ऑप्शन ए। क्यों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1V1 इक्वल टू A2V2। तो एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है ना, रेडियस का स्क्वायर, मतलब डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया छोटा है, डायमीटर छोटा है, तो वेलोसिटी बड़ा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना होगा? 4 टाइम्स ज्यादा या 2 टाइम्स ज्यादा? सर 4। 4 टाइम्स। सर 4 टाइम्स होगा। बिल्कुल, फॉर्मूला लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। तो पहला का रेडियस 2cm/2 डायमीटर था, दूसरे का रेडियस 4cm/2 स्क्वायर। तो एक में 1 का स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर, 4 टाइम्स ना। ऑप्शन 3। चलो 3rd नंबर। A1V1 इक्वल टू A2V2। सर सी आएगा 1 मीटर पर सेकंड। 3rd वन के लिए बनाने के लिए A1V1 A इंटू V1 3 इक्वल टू A इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू V। जल्दी से निकाल के देखो सब लोग। सर तो सर एक और इसमें बार करिए ना ये वाला एक्सप्लेन। सर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि कोई भी लिक्विड किसी ट्यूब के अंदर गया तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा 1 सेकंड में उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो इसका एरिया दिया है A, इसके वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 3। ठीक है,
इसका एरिया दिया है ए, इसके वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 1.5, इसका एरिया दिया है 1.5 ए, इसके वेलोसिटी v का वैल्यू निकालना है। तो बताओ लिक्विड आया कहाँ से, यहाँ से, तो आने वाला वॉल्यूम 1 सेकंड में एरिया इंटू वेलोसिटी, निकला दोनों जगह से, तो पहली जगह से a इंटू 1.5 a1v1 1 सेकंड में निकलने वाला वॉल्यूम, यहाँ से 1.5 a इंटू v निकालना है, a कटेगा, 1.5 इधर ले जाओ तो 1.5, 3 माइनस 1.5 इज 1.5 इक्वल टू 1.5, तो v का वैल्यू 1, तो यहाँ जो लिक्विड निकलेगा उसके वेलोसिटी का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूजन है क्या? No, sir. चलो नंबर 4, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और डायग्राम सोचो। सर ऑप्शन डी। क्यों? सर a1v1 बराबर a2v2 ऑलवेज। सर वो तो ऑलवेज रहता है ना। क्वेश्चन 4 का डायग्राम समझ में आया ना? ट्यूब को नहीं। अगर आप वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल रखो, 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम आया है उतना ही 1 सेकंड में वॉल्यूम निकलेगा, यस और नो? या Yes, ट्यूब के sir. एंगल पे रखो, Yes, sir. वाला सर वॉल्यूम क्या इक्वेशन ऑफ लिखेंगे? कंटिन्यूटी। a इंटू v1, निकलने वाला वॉल्यूम क्या लिखेंगे? a इंटू v2, दोनों का एरिया तो सेम है, तो वॉल्यूम निकलने का सेम डालने के लिए v1 v2 दोनों हमेशा इक्वल आएगा, इक्वल। कैसे भी रख लो। गॉट इट? कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो। यस नो सर। सर। ठीक, नंबर 5। सर बोले कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा है? अरे, देखो इस वाले में देखो, अगर हम लोग ऐसा एक ट्यूब बनाते हैं, इसका एरिया a, इसका एरिया a, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर ये v1 है और ये v2 है, तो बताओ आने वाला वॉल्यूम 1 सेकंड में a v1, निकलने वाला a v2, तो v1 इक्वल टू v2। ट्यूब ऐसा बना दिए, दोनों का तो ये एरिया जॉइंटेड नहीं है? v1 v2, तो बताओ आने वाला वॉल्यूम 1 सेकंड में ये, निकलने वाला वॉल्यूम 1 सेकंड में यही, तो v1 v2 एंगल पे बना दिया, आने वाला v1 निकलने वाला v2, दोनों का एरिया सेम, तो बताओ यहाँ भी आने वाला लिक्विड 1 सेकंड में a v1, निकलने वाला भी 1 सेकंड में a v2, दोनों तो बराबर ही होगा, दैट्स v1 शुड बी इक्वल टू v2। तो ट्यूब को कैसे भी डालो v1 v2 हमेशा इक्वल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। चलो अगला 5 नंबर। सर 3.82। क्या लिखेंगे? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। V2। देखिए सब लोग कैलकुलेट कीजिए, मिल गया या नहीं? सर इसमें डिसेंट्स वाले के बाद समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन। नीचे आया, एक हाइट दे दिया और एरिया भी दे दिया है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2।
मतलब वर्टिकल ऊपर से नीचे आया। वर्टिकल ऊपर Okay, से sir. नीचे कैसे सर? यहाँ तो पहले हॉरिजॉन्टल मूव ट्यूब किया जैसे है। वर्टिकल है। सर यहाँ तो हाइट का कोई यूज नहीं है ना। ठीक है, वही A1 V1 पहले का वेलोसिटी वहाँ 5.18, एरिया 4.2। सर तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ 5 दिया है ये हाँ 9.66। उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2 से। हाँ चलो नेक्स्ट नंबर 7। 3.82 आया वैसे उसका। चलो नंबर 7 अब देखो, बन जाएगा ना वो वाला A1 V1 इक्वल टू A2 V2। नंबर 7 देखिए, सर नंबर 6 बताइए प्लीज। 7 बर्नौलीज थ्योरम। सर ऑप्शन सी। कौन से ट्यूब का हाइट मैक्सिमम होगा? यहाँ बर्नौलीज थ्योरम लगेगा। सर ए और सी में सेम होगा। क्यों भला? ऐसा क्यों? सर ये वेंचुरी मीटर वाला केस है। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बताओ, जो ऊपर वर्टिकल ट्यूब है, जो वर्टिकल ट्यूब है इसके ऊपर का लिक्विड मूव करेगा या रेस्ट पे? दिस ट्यूब के अंदर का लिक्विड रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे। तो लिक्विड जब रेस्ट पे है तो प्रेशर का फॉर्मूला P0 प्लस रो GH लिख सकते हैं। यस सर। तो इस पॉइंट का नाम A, लिक्विड का वेलोसिटी V है। इस पॉइंट का नाम B, लिक्विड का वेलोसिटी VB। इस पॉइंट का नाम C, लिक्विड का वेलोसिटी VC। 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब बर्नौलीज थ्योरम। पहले बताओ वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला पता है ना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका एरिया, C का एरिया, दोनों ही सेम, तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम। B का एरिया छोटा, तो बताओ एरिया अगर छोटा होगा तो उसका वेलोसिटी बड़ा होगा, बड़ा होगा। चलो अब यहाँ इस फॉर्मूले पे आओ। एक प्रेशर वाला टर्म है, ये टर्म कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड किया। अगर आप इसको एक लेवल सेलेक्ट करते हो, इसे अगर आप एक लेवल सेलेक्ट करते हो तो तीनों पॉइंट्स लगभग सेम लेवल पे है, तो तीनों Yes. पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी, ये गैप निग्लिजिबल है, तो तीनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम, 0 मान लो। तो बस ये दोनों टर्म बचा। अब बताओ जिसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा उसका प्रेशर छोटा, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा सर यहाँ पे। एक ही लेवल है ना। कैसे एक लेवल है सर? ये गैप जो है, ये हाइट वाला गैप नेग्लिजिबल, तो इसका हाइट, बी का हाइट, सी का हाइट लगभग सेम। तो हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh लिखते थे ना, एक लेवल से ऊपर हुआ तो प्लस mgh, लेवल के नीचे हुआ तो माइनस mgh, एक उसी लेवल पे हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो तीनों पॉइंट का लेवल सेम, इसी का नाम 0 बना देते हैं। तो इस लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी 0। 0 रहेगा। ये दोनों बचा। तो जिसका वेलोसिटी बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, जिसका वेलोसिटी छोटा काइनेटिक एनर्जी छोटा। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो प्रेशर छोटा, छोटा। काइनेटिक एनर्जी छोटा तो प्रेशर बड़ा। बड़ा। अब प्रेशर का फॉर्मूला
पी नॉट प्लस रो जी एच। प्रेशर बढ़ा मतलब हाइट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा मतलब हाइट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा मतलब हाइट बढ़ा, हाइट बढ़ा तो वेलोसिटी छोटा, तो वेलोसिटी छोटा कहाँ पे होगा? ए सी, एरिया बड़ा है और ना, सी। इन दोनों का प्रेशर मतलब वेलोसिटी छोटा, वेलोसिटी छोटा, इन दोनों का प्रेशर बड़ा, प्रेशर बड़ा तो दोनों का हाइट बड़ा। ऑप्शन। वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बताओ दोनों आंसर का सही एरिया होगा। सेम है ना? सर सर इतना ऑप्शन बी। कंफ्यूजन फिर से बताइए। सर ऑप्शन डी। डी। डी ए होगा और सी का हाइट सेम, बिकॉज ए और सी दोनों में एरिया सेम है, तो दोनों में वेलोसिटी इक्वल। सेम। तो वेलोसिटी इक्वल मतलब बी से तो छोटा है, बी से छोटा है, यस सर। बी से छोटा है मतलब वेलोसिटी छोटा है तो प्रेशर बड़ा है, और प्रेशर बड़ा है तो हाइट भी बड़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर 7 का कौन सा ऑप्शन होगा, थोड़ा दिखाइए सर ऑप्शन दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, हाइट ऑफ लिक्विड ट्यूब ए एंड सी इज सेम। सर डी वाला। दिल्ली 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 दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डॉग। सर इसका 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो 8 नंबर, ये बताओ। सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शायद बनेगा। देख सकते हैं, ये कैसे बनेगा 8 नंबर बताओ। सर A1 V1 वाला लगा देंगे, वेलोसिटी पूछा है तो। देखो, a manometer connected to closed tap reads 3.5 into 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर दिया है। ठीक है, नाउ रीडिंग फॉल्स टू, आलू का पराठा दादी बोल रही है। तो वेलोसिटी v का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। आलू का पराठा दादी बोल रही है तो। मासूम कितना खाओगे? चलो बताओ कैसे होगा, क्वेश्चन का कंडीशन समझ में आया ना? नहीं सर। सॉरी सर सर। कोई बात नहीं, देखो यहाँ सिंपल सी कहानी है, तो दो केसेस हैं, एक टैप यस क्लोज सर। एक टैप ओपन, तो दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा, लगेगा। एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। चलो दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम लगाओ। फर्स्ट पॉइंट, सर एक और बार बताइए ना ये वाला। 8 पे फिर से ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक बार टैप क्लोज्ड है, टैप क्लोज मतलब वेलोसिटी है क्या लिक्विड का? नहीं। नो सर। तो जब वेलोसिटी नहीं है उस समय का प्रेशर दिया है। ठीक है, सेकंड केस में टैप ओपन है तो लिक्विड का वेलोसिटी भी है, उस समय का प्रेशर दिया है, तो आपसे पूछा गया लिक्विड का वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ठीक, तो मतलब अपने पास दो सर सिचुएशन। प्रेशर नैनोमीटर सर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में है। बिल्कुल, फोर्स बाय एरिया। चलो तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए 2 पॉइंट चलेंगे। पहला, लिक्विड जब रेस्ट पे था, एनर्जी का वैल्यू P1 रेस्ट पे था, टैप का लेवल 0 मान लो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस। अब ये बताओ, लिक्विड जब रेस्ट पे था उस समय वेलोसिटी कितना था? 0 होगा। काइनेटिक। जीरो। चलो, लिक्विड पार्टिकल का टोटल एनर्जी तो नहीं बदलेगा। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस में लिक्विड का जब मोशन स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी स्टार्ट हो गया, टैप ओपन हो गया, तो प्रेशर का वैल्यू बदल जाएगा, नया प्रेशर गिवन है,
लिक्विड का हाइट सेम, उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 माने थे। अब एक काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, लिक्विड का वेलोसिटी है तो, ठीक है। आपको v निकालना है, ठीक है। चलो बताओ प्रेशर का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है फर्स्ट केस में प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में प्रेशर P का वैल्यू गिवन है, एक मिनट, प्रेशर P का वैल्यू गिवन है 3.5 इंटू 10 का पावर 5, दैट इज 3.5 इंटू 10 का पावर 5 इक्वल टू, सेकेंड केस में प्रेशर का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 का पावर 5 SI यूनिट हाफ। डेंसिटी क्या वाटर लेंगे? बताया गया, तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, ग्राम में 1 ग्राम पर cm क्यूब, हाँ, Yes, और sir. केजी में 1000 के 1000. केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से आपको वेलोसिटी v का वैल्यू निकालना है, आ जाएगा वैल्यू या नहीं, आ जाएगा सर। निकाल के पता जल्दी से आंसर। हंड्रेड आएगा सर। सर हाँ? 100 मीटर पर सेकंड। 100। यस सर। चलो ठीक, समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो अब 9 नंबर, सर 8 का कितना आंसर आएगा? 100। सर v स्क्वायर 100 आ रहा है तो v 100 तो v 10 स्क्वायर आएगा। 100 आया बच्चों, v का वैल्यू 10 आएगा। हाँ सर, तो हाँ सर 10. वही ना सर। 10 10 सब लोग गलत कैलकुलेट करता है नहीं। यस सर, वही हम भी सोच रहे थे। हाँ 100 बोला फिर बोला वही 10, समझ गए। चलिए 9 नंबर, सर समझा दीजिए ना ये वाला। समझो समझो, अभी क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही। सर डायग्राम नहीं बन पा रहा है। देखो कहानी क्या बताया गया, प्लेन के लिए, ठीक है। ये बताओ लैंडिंग होगा या टेक ऑफ, ये तो बताया ही नहीं। तो प्लेन में क्या होता है, जो विंग सेलेक्ट करते हैं उस विंग के 2 पार्ट, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। विंग का हाइट भी गिवन है 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और विड्थ भी दिया है। तो लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, हाइट दिया है क्या? नहीं, हाइट निग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो कैसा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसा है कि सर एक बार सपोज क्वेश्चन दिखाई नहीं फिर से। आ गया बेटा, ये हो गया प्लेन का विंग, इसका हाइट निग्लिजिबल, लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, मतलब एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बोला नीचे में एयर का एक वेलोसिटी दिया है, ऊपर में एक एयर का वेलोसिटी दिया है, और ये हाइट निग्लिजिबल। तो बोला प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस तो वो विंग हाइट पे को नेग्लिजिबल क्यों फोर्स करेंगे? कितना लगेगा, प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, यही पूछा बस, फोर्स भी नहीं पूछा, सर हाइट को नेग्लिजिबल क्यों करेंगे? ठीक है। हाइट दिया हुआ नहीं है, प्लेन देखे हो, हाँ सर। प्लेन का विंग साइड वाला डंडा, यस यस सर। उसका हाइट होता है क्या कि बहुत कम होता है? सर पतला होता, बहुत कम। बहुत 2 पतला होता मीटर है दिया ना, है तो उसका क्वेश्चन। हाइट नेग्लिजिबल मानना है। तो हाइट अगर नहीं मानेंगे तो इसी का पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ऊपर नीचे दोनों जगह का पोटेंशियल एनर्जी 0। 0 मानेंगे। ठीक। डायग्राम वाइज देखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इट्स अ विंग जिसका एरिया है, ऊपर एक वेलोसिटी v1 है, नीचे एक वेलोसिटी v2 है, और साथ में इसके मास का वैल्यू भी दिया हुआ है सर 90, सर वेट दिया है 2 मीटर ठीक है। क्वेश्चन में। और ये विड्थ जो है इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस चेक सर कर 2 लेते हैं। मीटर। एक मिनट चलो तुरंत चेक करते हैं। सेकंड लास्ट लाइन में देखिए सर, देन द डिफरेंस के पहले। हम्म, देखो
Wing is 10 meter long and average width is 2 meter. Width or height? It's width, not height. ठीक है, और देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको एयर का डेंसिटी दिया है, 2 पॉइंट पे एयर का वेलोसिटी दिया है, तो बताओ 120 मीटर पर सेकंड कहाँ का वेलोसिटी है? ऊपर वाले का। ओवर दी अपर सरफेस। और नीचे वाले का वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड। 90 मीटर पर सेकंड। एरिया क्या कहलाएगा? 10 इंटू 2 10 इंटू 2 20 मीटर स्क्वायर। मास दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? प्रेशर डिफरेंस। तो दोनों पॉइंट का नाम कर लो, ऊपर का नाम 1 बना लीजिए, नीचे का नाम 2 बना लीजिए। आपको निकालना क्या है? 1 और 2 की वजह से फोर्स या 1 और 2 की वजह से प्रेशर? सर दोनों पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग कैसे लगेगा? ठीक है, आपको निकालना है दोनों पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, चलो वापस अब सॉल्व करने के लिए आते हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम पे। हाइट नेग्लिजिबल, हटा दो। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट 0.1 0.2। 0.1 का प्रेशर P1, काइनेटिक एनर्जी हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी 120 का स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इनटू V2 90 का स्क्वायर। चलो मुझे लॉजिकली बताओ, प्रेशर वाइज कौन बड़ा होगा, P1 या P2? जिसका काइनेटिक एनर्जी छोटा उसका प्रेशर बड़ा होगा, तो इसका प्रेशर वेलोसिटी तो कम है, P2 बड़ा होगा। P2 बड़ा होगा। तो आपको हाइट प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो प्रेशर डिफरेंस इज P2 माइनस P1। तो 1 को इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा? हाफ डेंसिटी ऑफ एयर कॉमन 120 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। यही तो कैलकुलेट करना आपने को। सर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी भी दिया है 2 मीटर ठीक हाइट। है, तो इस पे ये बताओ, इसमें कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी ऑफ एयर भी क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। यस 2 सर। मीटर भी दिया है हाइट। ठीक है, सर विड्थ भी तो है 2 मीटर। हाँ तो लेंथ भी दिया है, विड्थ भी दिया है, तो उसको क्या करना है? जरूरत है प्रेशर निकालने के लिए, फोर्स नहीं। निकालने बोलता तब ना यूज करते। सर पोटेंशियल एनर्जी तो निकलेगा ना? पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट चाहिए ना। सर वो 2 मीटर हाइट ही तो है। विड्थ है। बेटा चश्मा लगाओ और देखो ये तो सर क्या वो लिखा 10 है, मीटर क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? सर वेट लिखा है, तो सर उसके ऊपर में मीटर क्या लिखा है? बहुत विंग बढ़िया। का हाइट है और 10 एक बार फिर मीटर। से पढ़ो, ये क्या दिया है? हाइट बड़ा है, तो वो लंबा दिया है उतना। हाँ हाइट नहीं ना है। नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 10। नाइन में तो कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। नो सर। चलो नंबर 10। सर 409 आया, 409.5। कोई बात नहीं, ये लो 10 नंबर बताइए। 9 तो हो ही जाएगा ना सबसे। चलो 10।
2 minus सर साइड में होल होल है सर। अब साइड में भी बना सकते हो, बॉटम में भी बना सकते हो, मैटर नहीं करता। ऑरफाइस वाला वेलोसिटी सर इसमें यूज कर सकते हैं। चलो देखो, ऑफिस वाला फंडा ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में क्या दिया, लार्ज टैंक मतलब एरिया बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन हाँ वेलोसिटी का फंडा ये लेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखेंगे जो लिक्विड टैंक से निकलेगा तो उससे लिक्विड का हाइट वही होगा या घटेगा भी? घटेगा ना सर? सर घटेगा। घटेगा, सर घटेगा। बिल्कुल। चलो अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया है, एक टैंक है जिसका ऊपर वाले एरिया बड़ा है, मतलब कंडीशन फॉर ऑरफिस आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकलेगा वैसे वैसे इसका हाइट घटेगा, ठीक है। आपको दो टाइम इंटरवल के बारे में बोला गया, T1 टाइम। तो T1 टाइम वो है जब हाइट h से बदल के क्या हो गया, h/2। 2 और दूसरा टाइम इंटरवल बोला है जब हाइट h/2 से h हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक जनरल टाइम ले लेंगे, हाइट h से बदल के कोई दूसरा हाइट होने तक का, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पे जनरल लेते हैं कि ये हाइट बदल के हो गया 1। सर H2 से तो सर हाइट 0 ना हो रहा है। सर h/2 से तो 0 ना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बताओ इस वेलोसिटी v का वैल्यू क्या देखेंगे। लिक्विड का हाइट बदल रहा है, सपोज किसी टाइम पे दिस हाइट इज y, हाइट तो बदल गया है ना, हाइट घट गया, न्यू हाइट इज y, तो वेलोसिटी का वैल्यू √2g/y। ये फॉर्मूला तो पढ़े थे, लेकिन साथ में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी देखे थे, ठीक है। एक सेकंड में जो वॉल्यूम बदलेगा उसके लिए एक फॉर्मूला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सपोज नीचे वाले का जो एरिया है स्मॉल a, दैट इज स्मॉल a इंटू इसका वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का वैल्यू √2g/, √2g/, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो निकल गया, ठीक। अब बताओ इस वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, वो बड़ा वाला हाइट h एरिया into एरिया इंटू इसका हाइट, एंड द हाइट इज चेंजिंग। तो किसी इंस्टेंट पे जब हाइट y है तो वॉल्यूम का जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखना चाहिए जब हाइट y है तब, इसका एरिया a इंटू हाइट y। जनरल एक्सप्रेशन समझ में आ गया? सर बट हम लोग को यहाँ पे तो दो ही इंस्टेंट पे निकालना था ना, h/2 और h/2 से एक मिनट 0। पहले जो बता रहे पहले वो समझो। जब हाइट y है तो सिलेंडर में जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम का वैल्यू, इसका एरिया इंटू हाइट y, Into y। ये समझ में आया? यस सर। अब यहाँ देखो इस वाले टर्म में वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा d/dt, वॉल्यूम इन ay। एरिया इंटू y इज इक्वल टू a इंटू √2g/, √2g/y, कैपिटल A कांस्टेंट, इट्स dy/dt, a इंटू √2g/y। तो देखो y को अलग करते हैं, टाइम को अलग करते हैं, dy/√2g/y इक्वल टू स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू dt। ये फंडा क्लियर है?
चलो यस अब सर। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि ये बताओ लिक्विड जो यहाँ से नीचे आएगा तो वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी नेगेटिव। वॉल्यूम घट रहा है ना, तो ये नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ देख के क्या लगा, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। टाइम का वैल्यू 0 से t, y का वैल्यू जनरल, शुरुआत में हाइट h था, बाद में जनरल हाइट का नाम y। अब इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला याद कर देते हैं, x का पावर n dx क्या कहलाता है? x का पावर n+1 by n+1। बिल्कुल सही फॉर्मूला बताए हो, अप्लाई करना होगा। देखो ये देखो dy √2g तो कांस्टेंट, तो 1/√2g को अलग, y का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ऊपर जाएगा तो -1/2, तो n का वैल्यू क्या हो गया? -1/2। तो इंटीग्रेशन में y का पावर -1/2 + 1 1/2 -1/2 + 1 लिमिट लोअर लिमिट h अपर लिमिट y माइनस स्मॉल a बाय कैपिटल A। अकेला dt है तो dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। तो यहां से 1/√2g, 1/2 वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा, y की जगह y की जगह h, 1/2 पावर है मतलब रूट, माइनस स्मॉल a बाय कैपिटल A t - 0। ठीक है ना। अब यहां बताओ y बड़ा या h बड़ा? बड़ा तो h है, तो इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। यस सर। चलो यहाँ 2 है, नीचे √2 है, 2/g h -√y। ठीक है, और ये तो t बचेगा, और इस साइड में कैपिटल A और यहाँ स्मॉल a कर देंगे। ये फाइनल वैल्यू किसका मिलेगा? टाइम। मतलब टाइम निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो इतना हर बार सर करेंगे? हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है। क्यों नहीं लगाए, जैसे एक कल बार हम फिर से लोग। सुनो, एक बार फिर से सुनो। ठीक है, आप सॉल्व करने के लिए 2-3 फंडे सोच सकते थे। पहला कि वेलोसिटी v का वैल्यू तो ये पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एरिया इनटू वेलोसिटी, बट वॉल्यूम घट रहा है इससे साइन माइनस, और किसी भी इंस्टेंट पे वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया कैपिटल A इंटू वाई। वॉल्यूम का वैल्यू यहां डाल दिए, एरिया इंटू dy/dt इक्वल टू -a इंटू √2gy। ये समझ में आया? अब इसी को करने के लिए आप चाहो तो दूसरा फंडा भी लगा सकते थे कि 1 सेकंड में जो वॉल्यूम निकलेगा उतना ही वॉल्यूम 1 सेकंड में नीचे आएगा। इसका नाम क्या था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्मॉल a इंटू v, तो एक हो गया स्मॉल a, वेलोसिटी का वैल्यू √2gy, एक हो गया। दूसरा क्या लिखना था? इसका एरिया कैपिटल A इंटू टॉप वाले लिक्विड का वेलोसिटी v1। ठीक है, नाउ v1 लिखने के लिए ये जो हाइट है, ये हाइट कांस्टेंट है या बदल रहा है?
बदल रहा है। बदल रहा है, तो जनरल फॉर्मूला dy बाई डी टी। अगर इसका हाइट y मानेंगे तो v1 इक्वल टू dy dy बाई by dt। dt। तो दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एरिया इंटू v1, एरिया और Yes, sir. v1 का वैल्यू dy by dt. dy बाई डी टी। एरिया इंटू v1 इक्वल टू स्मॉल a इंटू v। स्मॉल a इंटू v का वैल्यू एरिया इंटू v1 का वैल्यू dy बाई डी टी। अब ये माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज y का वैल्यू तो घट रहा है, यस सर। y का वैल्यू घट रहा है इसलिए माइनस। Yes. ये टर्म समझ में आ गया? यस सर। सॉल्व करने के लिए y को अलग कर देना है, टाइम को अलग कर देना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, लिमिट, हाइट h से y तक आया। चलो अब यहाँ दो टाइम। पहला बताओ ये हाइट क्या है? इसको जनरल बनाने के लिए हम लोग h इनिशियल बना दे, इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट y, जनरल हो जाएगा। चलो फर्स्ट केस में t1 का वैल्यू क्या आएगा बताओ? t1 के लिए क्या करना था? इनिशियल हाइट क्या था? h, फाइनल हाइट h बाई h by 2। ठीक है। तो फर्स्ट t1 कैलकुलेट करने के लिए h i इक्वल टू h एंड y इक्वल टू h बाई 2 फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। कैपिटल A अपॉन स्मॉल a रूट 2 अपॉन g, हाइट इनिशियल h माइनस h बाई 2 विद इन रूट। कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, ये रूट h कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2। सर और कोई मेथड नहीं लगा सकते थे जैसे कि सर ये बहुत इसका लंबा भी जा एक रहा है। method प्लस है। हाफ ए टी स्क्वायर से? पहले ये मेथड समझ में आया? हाँ Yes, सर ये sir. तो समझ गए। अब एक दूसरा मेथड क्या है कि आप टाइम के लिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को याद कर लो। अब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका ये। और सर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं यूज किए? कौन सा इक्वेशन? कल जैसे कि ऑरफाइस वाले केस में हम लोग s is equals to ut plus half a t square का यूज किए थे। रेंज इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब एक्सलेशन कांस्टेंट होता है ना। हाँ सर। कांस्टेंट है क्या? ये नो सर। फिर मूव कर रहा है, सॉरी, अलग हाँ कहानी है ना। नहीं है नहीं है। अब यहाँ जो वैल्यू निकालोगे ना इसको इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, मैच कर जाता है। मतलब ये जो लिक्विड का वेलोसिटी है ना, ठीक है, और इस लिक्विड पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालोगे, दैट एक्सेलरेशन विल आल्सो टर्न्स आउट टू बी अ कांस्टेंट। कैलकुलेट करके जब निकालोगे तो पता चलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट मिलता है। रूट एच कॉमन 1 माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है। चलो ऐसे ही T2 के लिए बताओ। T2 कैलकुलेट करना है तो हाइट इनिशियल का वैल्यू h बाई h by 2 हाइट फाइनल मतलब y का वैल्यू 0। पुट करो T2 का वैल्यू। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर दें। कैपिटल A स्मॉल a रूट 2 अपॉन g रूट h इंटू ये क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1 बाय रूट। ठीक है। अब T2 का वैल्यू बताओ। कैपिटल A स्मॉल a रूट 2 बाय g रूट h इनिशियल हाइट h बाय 2 का रूट माइनस 0। क्या हो जाएगा? कैपिटल A स्मॉल a 2 बाय g रूट h बाय रूट
दोनों समझ में आया? और आपसे पूछा गया T1/T2 का वैल्यू, यहाँ आपसे पूछा गया T1/T2 का वैल्यू। थोड़ा मेहनत करो और लास्ट आंसर खत्म करो। सर ऑप्शन डी है। कैंसल आउट होके बचेगा क्या? कैपिटल A स्मॉल a √2/g √h भी कैंसल, ये नीचे का √2 भी कैंसल, बचा क्या? √2 - 1। दिस विल बी द फाइनल वैल्यू लेफ्ट।